जिसके बाद कहीं पर हम देखते हैं गियोमे और मुइचिरो को, जो कि इन्फिनिटी कैसल में भाग रहे थे और वो मुजान किबुत्सुजी से काफी ज्यादा क्लोज थे। लेकिन तभी नाकिमे की मैनिपुलेशन से एक दीवार मुइचिरो से टकरा जाती है और उसे लेकर किसी और रूम में फेंक देती है, जिससे गियोमे और मुइचिरो अलग हो जाते हैं। और मुइचिरो जिस रूम में एंटर करता है वहाँ पर वो देखता है एक अपर मून को, अपर मून 1 कोकुशिबो। कोकुशिबो का सबसे पहला रिएक्शन होता है कि तुम तो जाने पहचाने लगते हो, और दूसरी तरफ मुइचिरो को रियलाइज होता है कि वो अपर मून 1 के सामने खड़ा है, जिससे वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। अपर मून 1 जो कि ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को आराम से देख सकता था, वो मुइचिरो की बॉडी को देखते हुए सोचता है कि इस बच्चे में कुछ तो खास बात है। और वहीं मुइचिरो ये सोच रहा था कि अपर मून 1 बाकी सारे अपर मून से कितना ज्यादा अलग है, उसमें कितनी पावर्स होंगी इसका अंदाजा लगाना तो मुश्किल है, लेकिन सिर्फ उसकी प्रेजेंस ही मैजेस्टिक है। साथ ही वो ये भी नोटिस करता है कि इस डीमन के पास तो एक स्वॉर्ड भी है, तो शायद ये इसकी ह्यूमन लाइफ में एक डीमन स्लेयर था। एकदम से ही मुइचिरो के हाथ कांपना शुरू कर देते हैं। उसके मन में कई सारे डाउट आने लगते हैं कि क्या वो इसे हरा भी सकता है। और मुइचिरो की बॉडी उसे लड़ने से मना कर रही थी, क्योंकि इस मोमेंट से पहले उसने कभी ऐसी प्रेजेंस को फील ही नहीं करा। तभी कोकुशिबो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर मिस्ट हाशिरा कहता है टोकितो मुइचिरो। तभी कोकुशिबो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर मिस्ट हाशिरा कहता है टोकितो मुइचिरो। और कोकुशिबो समझ जाता है कि सुकीगुनी नाम अब एग्जिस्ट नहीं करता। मुइचिरो काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि आखिर सुकीगुनी है क्या, जिस पर कोकुशिबो बताता है कि ये एक लेजेंडरी सरनेम था, और जब मैं इंसान था तब मेरा सरनेम भी सुकीगुनी ही था। एंड ऑब्वियसली यार योरिची का सरनेम भी सुकीगुनी ही था। जिसके बाद कोकुशिबो एक बहुत ही बड़ा रिवील करता है कि टोकितो मुइचिरो उसी का डिसेंडेंट है। डीमन बनने से पहले कोकुशिबो की जो फैमिली थी, आगे चल के उसी फैमिली में मुइचिरो का जन्म होता है। और ये सुनकर ऑब्वियसली मुइचिरो काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। पहले तो मुइचिरो को यकीन ही नहीं होता है कि वो अपर मून 1 का डिसेंडेंट है, और इसी से रिलेटेड उसके दिमाग में कई सारे सवाल आने लगते हैं। लेकिन वो खुद को शांत करता है, क्योंकि इस टाइम कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसका डिसेंडेंट है, अभी अपर मून 1 उसका ओपोनेंट है। खुद को शांत करने के बाद मुइचिरो अपनी तलवार पर हाथ रखता है अपने अटैक को लॉन्च करने के लिए, और कोकुशिबो ये देखकर इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि इतने इंटेंस माहौल में भी मुइचिरो ने खुद को काफी जल्दी शांत कर लिया, और ऐसा सिर्फ एक सुकीगुनी का डिसेंडेंट ही कर सकता है। तभी मुइचिरो कोकुशिबो पर अटैक कर देता है। मिस्ट ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म 8 लेयर्ड मिस्ट, जो वैसे तो काफी पावरफुल अटैक था, लेकिन कोकुशिबो बिना किसी दिक्कत के उसे डॉच कर लेता है। लेकिन साथ ही मुइचिरो की तारीफ भी करता है कि ये टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल है, और उसे अपने डिसेंडेंट से ऐसी ही उम्मीद थी। तभी मुइचिरो लॉन्च करता है मिस्ट ब्रीदिंग 5th फॉर्म सी ऑफ क्लाउडेड मिस्ट, जो कि अगेन काफी ज्यादा स्मूथ अटैक था, लेकिन कोकुशिबो इसे भी एफर्टलेसली डॉज कर लेता है। कोकुशिबो पावरफुल तो था ही, लेकिन साथ ही उसका एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा है। वो कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम 14 साल के हो, और तुम्हारी एज के हिसाब से तुम्हारी टेक्निक्स काफी ज्यादा रिफाइंड है। साथ ही वो मेंटली भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कोकुशिबो यहाँ पर कहता है कि तुम्हारे अंदर मेरा खून आज भी जिंदा है, जिसके जवाब में मुइचिरो अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक करता है और कहता है कि भले ही मैं तुम्हारा डिसेंडेंट हूँ, लेकिन इतने सालों के बाद तुम्हारी खून की एक बूंद भी मेरे अंदर नहीं है। और कोकुशिबो ये देखकर भी हैरान था कि इतने सालों के बाद फाइनली किसी ने डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक किया है। तभी मुइचिरो अपने मिस्ट ब्रीदिंग के 7th फॉर्म हेज को यूज करता है, और ये अटैक इतना ज्यादा स्मूथ और इतना ज्यादा फास्ट था जितना कोकुशिबो ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। लेकिन ऑफ कोर्स वो अटैक कोकुशिबो को हिट नहीं करता है। लेकिन इस पॉइंट पर कोकुशिबो अब खेलना बंद कर देता है, और अपनी स्वॉर्ड को पहली बार निकालते हुए मुइचिरो का हाथ काट कर अलग कर देता है। इस अटैक से मुइचिरो काफी ज्यादा पैनिक मोड में आ जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली यार अपर मून 1 ब्रीदिंग स्टाइल यूज कर सकता है, और ये मुइचिरो ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। लेकिन बिना टाइम वेस्ट करे मुइचिरो अपने यूनिफॉर्म से अपने हाथ को बांधता है और अपने एक ही हाथ से कोकुशिबो पर अटैक कर देता है। लेकिन कोकुशिबो मुइचिरो की तलवार को पकड़ लेता है, और मुइचिरो की ही तलवार को उसी के चेस्ट में घुसाकर एक पिलर पर टांग देता है। मुइचिरो के टैलेंट को देखते हुए वो उसे एक ऑफर देता है कि वो मुइचिरो को एक डीमन बना देगा, और इजीली मुइचिरो एक अपर मून बन जाएगा। और उसे बताता है कि अगर वो डीमन बन जाएगा तो उसका हाथ भी रीजनरेट हो जाएगा, और उसका इतना कमाल का टैलेंट भी वेस्ट नहीं जाएगा। और साथ ही वो ये भी बताता है कि अगर मुजान ने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो फिर मुइचिरो को किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मुइचिरो जिसे बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा था, उसे समझ नहीं आता है कि वो यहाँ से निकले
कैसे कि तभी उस रूम में एंटर करता है गेन्या और कोकोशिबो के पीछे से उसे मारने के लिए अपनी गन को एम करता है और जैसे ही वो गोली चला देता है इंस्टेंटली कोकोशिबो उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और बहुत ही बैडस तरीके से पूछता है कि क्या उसने अभी अभी सही कहा। और तभी गेन्या को रियलाइज होता है कि वो गोली चला पाता उससे पहले ही कोकोशिबो ने उसका हाथ काट दिया था और मुइचिरो ये देखकर बहुत ही घबरा जाता है। लेकिन उससे भी ज्यादा घबरा चुका था गेन्या, जो कि अपनी तलवार को निकालता है और कोकोशिबो पर हमला करता है। लेकिन ऑब्वियसली कोकोशिबो उसका हाथ काट देता है और गेन्या का खून पानी की तरह बहने लगता है। तभी गेन्या रियलाइज करता है कि सिर्फ हाथ ही नहीं, कोकोशिबो ने उसकी आधी बॉडी को भी काट दिया है। ये देखते ही मुइचिरो अपनी सारी ताकत लगा देता है खुद को बाहर निकालने के लिए, लेकिन वो इतना ज्यादा थक चुका था कि वो ऐसा नहीं कर पाता है। कोकोशिबो को काफी ज्यादा अजीब लगता है जब वो देखता है कि गेन्या अभी भी नहीं मरा और उसे आज से 300 साल पहले एक इंसान की याद आती है जो कि गेन्या की तरह ही डीमंस को खाया करता था। लेकिन जब कोकोशिबो ने उसे बीच में से काटा था तब वो मर गया था और क्योंकि गेन्या अभी भी नहीं मरा तो शायद उसे उसका गला काटना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी वो मार्केट में गेन्या जैसे फेक डीमंस को नहीं घूमने दे सकता। कोकोशिबो अपनी तलवार को निकालता है और गेन्या का गला काटने ही वाला था कि तभी वहाँ पर विंड हाशिरा सानेमी आ जाता है और अपने विंड ब्रीदिंग फोर्थ फॉर्म राइजिंग डस्ट स्टॉर्म से कोकोशिबो को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। सानेमी कोकोशिबो से कहता है कि वो अपर मून 1 का सर धड़ से अलग कर देगा, जिसके बाद वो अपने छोटे भाई गेन्या से कहता है कि तुमसे बेवकूफ भाई मैंने आज तक नहीं देखा, सिर्फ ताकि तुम लोग सरवाइव कर सको इसलिए मैंने अपनी मॉम तक को मार दिया। जिसके बाद गेन्या को याद आती है एक कन्वर्सेशन जिसमें तांजीरो ने उसे बताया था कि उसने सानेमी से किसी भी टाइप की नफरत को स्मेल नहीं करा, मतलब वो गेन्या से नफरत नहीं करता है, उल्टा सानेमी उससे सबसे ज्यादा प्यार करता है। फिर हम देखते हैं सानेमी को जो कि कहता है मैं बस चाहता था कि तुम एक नॉर्मल लाइफ जियो, तुम्हारी एक नॉर्मल शादी हो, तुम्हारे बच्चे हो और तुम एक दिन बूढ़े हो जाओ और अपनी फैमिली से उतना प्यार करो जितना प्यार तुम हमसे नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी गेन्या ने डीमन स्लेयर बनने का रास्ता चुना। लेकिन जो भी हो वो किसी भी डीमन को अपने भाई को हाथ नहीं लगाने देगा। फिर गुस्से में सानेमी कोकोशिबो पर चिल्लाता है और उस पर अटैक कर देता है। इसके जवाब में कोकोशिबो भी अपनी तलवार को स्विंग करता है, लेकिन सानेमी नीचे झुककर उसके पैरों के नीचे से ही निकल जाता है और यूज करता है विंड ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म डस्ट रिल विंड को, जिससे बचने के लिए कोकोशिबो को हवा में कूदना पड़ता है। जिसके बाद फाइनली सानेमी और कोकोशिबो की तलवारें आपस में टकराती है और उसकी तलवार को देखकर सानेमी का पहला रिएक्शन होता है कि ये तलवार कितनी ज्यादा डिस्गस्टिंग है, क्योंकि कोकोशिबो की तलवार में काफी सारी आंखों जैसे पैटर्न्स थे और पूरी तलवार में नसें दौड़ रही थी मानो जैसे वो तलवार जिंदा हो। जिसके बाद कोकोशिबो यूज करता है मून ब्रीदिंग के 5th फॉर्म को, जिसे सानेमी बेयरली ही डॉज कर पाता है और सानेमी ये भी नोटिस करता है कि वो अपने अटैक्स को रिपीट कर सकता है बिना उसकी तलवार को हिलाए। जिसके बाद सानेमी यूज करता है विंड ब्रीदिंग 3rd फॉर्म को, लेकिन कोकोशिबो उसे भी काउंटर कर लेता है। कोकोशिबो नोटिस करता है कि सानेमी के पास काफी ज्यादा पावर्स हैं और इस वक्त वो अपने फुल पोटेंशियल में है। वहीं सानेमी अपर मून 1 की पावर्स को देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज था, लेकिन फाइनली वो इस नतीजे पर आता है कि कोकोशिबो के हर स्लैश में या कह लो हर अटैक में कई सारे अलग अलग स्लैशेस होते हैं। जैसा कि तुम उसके अटैक्स में देख ही सकते हो, कई सारे छोटे छोटे स्लैशेस भी होते हैं और इससे सानेमी समझ जाता है कि मुइचिरो इस बंदे के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाया होगा। कोकोशिबो की इनसेन पावर्स को देखकर सानेमी बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है और सानेमी के हिसाब से कोकोशिबो एक वर्थ किलिंग डीमन है। जिसके बाद सानेमी लॉन्च करता है विंड ब्रीदिंग के 2nd फॉर्म प्योरीफाइंग विंड क्लॉज को, लेकिन कोकोशिबो इस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और जैसे ही वो ऊपर देखता है सानेमी ऊपर से उस पर हमला करने वाला था, लेकिन कोकोशिबो उसे ब्लॉक कर लेता है। लेकिन सानेमी के पास एक और सरप्राइज अटैक था जिसमें वो गेन्या की स्वॉर्ड को अपने पैरों से पकड़ता है और नीचे की तरफ से डायरेक्टली कोकोशिबो के गले पर हमला करता है, लेकिन कोकोशिबो इसे भी डॉज कर लेता है। जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती जाती है दोनों ही अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स को एनहांस करते हैं और अपनी पावर लेवल बढ़ाते हैं, लेकिन एक लिमिट को रीच करने के बाद सानेमी कोकोशिबो के सामने कमजोर पड़ने लगता है और कोकोशिबो का एक अटैक तो सानेमी के बहुत ही पास से निकलता है, जिससे सानेमी फ्रस्ट्रेट होने लगता है। मुइचिरो और गेन्या दोनों ही इससे काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इन दी एंड एक हाशिरा एक अपर मून से नहीं जीत सकता, खासकर अपर मून 1 से।
तभी कोकोशिबो को याद आता है कि सेनगोकू एरा में उसने पहले भी एक विंड हाशिरा के साथ फाइट करी थी और वो हाशिरा भी सानेमी की जितना ही पावरफुल था। और तभी कोकोशिबो लॉन्च करता है मून ब्रीदिंग 6th फॉर्म सॉलिटरी मून इन इटर्नल नाइट एवीसी। इस अटैक के अंदर कई सारे पावरफुल स्लैशेस थे और ये अटैक सानेमी को डायरेक्टली हिट करता है और उसकी बॉडी पर कई सारे गहरे निशान छोड़ देता है। इस अटैक से रूम के अंदर जितने भी पिलर्स थे वो सभी भी कट जाते हैं। गेन्या जो कि ये अटैक देखकर घबरा चुका था, वो अपने बड़े भाई को देख ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो जमीन पर कटा हुआ पड़ा है और उसके सामने एक पिलर है जिस वजह से उसे सानेमी नहीं दिख रहा, जिससे वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं सानेमी को जो कि पूरी तरीके से शॉक्ड है ये देखकर कि उसकी पूरी बॉडी पर हर जगह कट्स ही कट्स हैं। फिर कोकोशिबो सानेमी की तारीफ करता है क्योंकि काफी टाइम बाद कोकोशिबो ने इतना लंबा बैटल करा है। साथ ही कोकोशिबो ये भी कहता है कि अगर तुम हिले तो तुम्हारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स बाहर निकल जाएंगे। लेकिन तभी कोकोशिबो को अजीब सी फीलिंग आने लगती है और वो समझ ही नहीं पाता कि ये आखिर है क्या, जिस पर सानेमी हंसने लगता है क्योंकि सानेमी का ब्लड सबसे ज्यादा रेयर है और सभी डीमंस बस इसे खाना चाहते हैं। और तभी सानेमी कोकोशिबो पर हमला कर देता है और हंसते हुए सानेमी बताता है कि उसके खून की खुशबू से कोई भी डीमन कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाता और एक अपर मून तक इस ब्लड को रेजिस्ट नहीं कर सकता। और कोकोशिबो समझ जाता है कि ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा है। फिर हम सानेमी का फ्लैशबैक देखते हैं जब सानेमी को पहली बार पता चला था कि उसका ब्लड इतना ज्यादा रेयर है। उसकी मॉम जब एक डीमन बन गई थी और अपने ही बेटे पर हमला कर चुकी थी, तब सानेमी के ब्लड की वजह से उसकी मॉम पहले से ज्यादा कमजोर और स्लो हो गई थी, जिस वजह से वो अपनी डीमन बन चुकी मॉम को मार पाया। जिसके बाद से अपने ब्लड की मदद से सानेमी ने कई सारे डीमंस को हंट करना शुरू कर दिया और उसे बस एक ही चीज पता थी कि डीमंस को मारने के लिए उन्हें सूरज के सामने लाना होता है और सानेमी वही करता था बिना ये जाने कि डीमन स्लेयर्स नाम की भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि ऐसा करने के दौरान किसी डीमन को रात भर संभाले रखना एक बच्चे के लिए बहुत ही मुश्किल होता था। ऊपर से वो अपनी मॉम की वजह से काफी हद तक ब्लाइंड भी हो गया था, तो दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ जाती थी। लेकिन किसी रैंडम डीमन को पकड़ते हुए सानेमी की मुलाकात होती है मासाचिका नाम के एक डीमन स्लेयर से, जो कि उसी डीमन को मारने आया था जिसे सानेमी ने मार दिया था। और तभी से सानेमी और मासाचिका काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और सानेमी को ये भी पता चलता है कि डीमन स्लेयर नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है। और बहुत ही कम टाइम में ये दोनों दोस्त इतने ज्यादा पावरफुल हो गए कि इन दोनों ने ही एक लोअर मून 1 को हरा दिया। हालांकि उस फाइट में मासाचिका मारा जाता है और सानेमी अकेला बचता है। जिसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट में सानेमी हमला कर देता है कोकोशिबो पे विंड ब्रीदिंग 6th फॉर्म ब्लैक स्मोक स्टॉर्म से और ये अटैक कोकोशिबो के बहुत ही क्लोज से निकल जाता है। सानेमी की बढ़ती ताकत और इस हालत में लड़ने की कैपेबिलिटी को देखकर कोकोशिबो इम्प्रेस हो जाता है। साथ ही वो ये भी कंक्लूजन निकालता है कि सानेमी ने अपनी मसल्स को टाइट कर रखा है ताकि उसके ऑर्गन्स शरीर के बाहर ना निकल जाए। और कोकोशिबो यहाँ तक कह देता है कि कोई आम इंसान इस लेवल तक नहीं पहुँच सकता। लेकिन तभी कोकोशिबो सानेमी की तलवार पर अपना पैर रख देता है और अपनी तलवार से बस उसका गला काटने ही वाला था कि तभी हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब सानेमी पहली बार कगाया उबयाशिकी से मिलता है तब सानेमी काफी ज्यादा बदतमीज था। वो कगाया को स्माइल करते हुए देखता है और सानेमी को उस पर गुस्सा आने लगता है। सानेमी कहता है कि तुम डीमन स्लेयर्स को हथियार की तरह यूज करते हो और खुद बस अपने मेंशन में बैठे हुए स्माइल करते हो। ये सुनते ही स्टोन हाशिरा गियोमे को गुस्सा आ जाता है और वो शिनाजुगावा सानेमी से कहता है कि तुम्हें थोड़ी तमीज सीखनी चाहिए और दूसरों से कैसे बातें करते हैं ये भी सीखना चाहिए। लेकिन कगाया गियोमे को रोक देता है और सानेमी से कहता है कि आई एम सॉरी। वो बहुत ही कमजोर बॉडी के साथ पैदा हुआ है, इतनी ज्यादा कमजोर कि वो तलवार को 5 बार स्विंग भी नहीं कर सकता, तो वो फिजिकली तो किसी काम का नहीं है। लेकिन कगाया से जो भी चीजें हो सकती है वो सब करने की कोशिश करता है। साथ ही कगाया ये भी कहता है कि अगर वो मारा भी जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी जान की कीमत किसी डीमन स्लेयर से ज्यादा नहीं है। कगाया कहता है कि ये उसी की गलती है, मासाचिका की मौत के इतनी जल्दी उसने सानेमी को बुला लिया। ऊपर से सानेमी को कगाया से रिलेटेड मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई है। सानेमी जैसे ही मासाचिका का नाम सुनता है वो पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड हो जाता है कि आखिर कगाया को किसी रैंडम डीमन स्लेयर का नाम कैसे पता। जिस पर शिनोबु की बड़ी बहन कानाए कहती है कि कगाया सामा को हर डीमन स्लेयर का नाम पता है। तभी कगाया खड़ा होता है और सानेमी के पास आकर उसे एक लेटर देता है। जो लेटर
लेटर उसी के दोस्त मासाचिका ने लिखा था। बेसिकली मासाचिका का एक भाई भी था जो कि काफी टाइम पहले एक डीमन की वजह से मारा गया था और उसे सानेमी के अंदर अपना छोटा भाई दिखता था। जब सानेमी उस लेटर को खोलता है और पढ़ता है तब उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है। कगाया का मानना था कि मासाचिका और कगाया दोनों का ही सपना सेम है कि लोग अपनी पूरी लाइफ जिए और बिना किसी अननेचुरल डेथ के आखिरी सांस तक खुश रहे। ये सारी चीजें सानेमी याद कर रहा था और प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि कोकोशिबो अपनी तलवार से सानेमी पर हमला करने ही वाला था। तभी सानेमी गेन्या की गन को बीच में अड़ा लेता है और कोकोशिबो पर ही शूट कर देता है। लेकिन ऑफ कोर्स अपर मून 1 अपनी तलवार से उन बुलेट्स को ब्लॉक कर लेता है। गुस्से में कोकोशिबो यूज करता है मून ब्रीदिंग के थर्ड फॉर्म डेथ मून को और इससे पहले वो अटैक सानेमी को हिट करता सानेमी वहां से गायब हो जाता है और तभी एंट्री होती है द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा गियोमे की। और क्योंकि डीमन स्लेयर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे इसलिए कोकोशिबो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। गियोमे सानेमी से कहता है कि अपने घाव में टाँके लगा लो, तब तक मैं इस डीमन को संभालता हूँ। जिस पर सानेमी हाँ कहता है और इस हाल में होने की वजह से गियोमे से माफी भी मांगता है। गियोमे इस बैटल के लिए तैयार होने लगता है और उसकी बॉडी को देखकर ही कोकोशिबो समझ जाता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। कोकोशिबो कहता है कि पिछले 300 सालों में मैंने इतना पावरफुल इंसान कभी नहीं देखा। साथ ही कोकोशिबो ये भी कहता है कि इसकी बॉडी अटमोस्ट लिमिट यानी कि इसकी पावर के पीक पर है। गियोमे अपने वेपन को बहुत जोर से घुमाने लगता है और बहुत ही ज्यादा गहरी सांसें लेने लगता है और कोकोशिबो अपने एनवायरनमेंट में ये फील कर पा रहा था कि सारी हवा का प्रेशर गियोमे की तरफ खिंचाने लगा है। इतनी जोर से वो ब्रीदिंग कर रहा था। बिना टाइम वेस्ट किए गियोमे अपना पहला अटैक कोकोशिबो पर करता है जिसे ऑब्वियसली कोकोशिबो डॉज कर लेता है। लेकिन तभी सरप्राइज अटैक के तौर पे गियोमे दूसरी तरफ से अपनी एक्स को फेंकता है। इससे कोकोशिबो अपना डिफेंस भी प्रॉपर्ली नहीं कर पाता और उसे एक्स से बचना पड़ता है। तभी गियोमे अनलीश करता है स्टोन ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म सेलेस्टियल सरफेस स्मैश, लेकिन कोकोशिबो इसे भी डॉज कर लेता है। तभी गियोमे की चेन्स कोकोशिबो के गले के आसपास एक सर्कल बना लेती है। जिन चेन्स को काटने की कोकोशिबो ट्राई भी करता है लेकिन वो चेन्स इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि कोकोशिबो उन्हें काट ही नहीं पाता। जिन चेन्स को काटने की कोकोशिबो ट्राई भी करता है लेकिन वो चेन्स इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि कोकोशिबो उन्हें काट ही नहीं पाता और इन दी एंड उसे अटैक डॉज करना पड़ता है। फिर कोकोशिबो आगे रहकर अटैक करता है और गियोमे की गर्दन काटने की कोशिश करता है लेकिन उसे हिट करने के जस्ट 1 सेकंड पहले ही गियोमे उस अटैक को डॉज कर लेता है और उल्टा हवा में जाकर कोकोशिबो पर ही हमला कर देता है जो कि ऑलमोस्ट कोकोशिबो को हिट कर जाता है। जिसके बाद गियोमे अपनी चेन से कोकोशिबो की तलवार को पकड़ लेता है और जोर से खींचकर तोड़ भी देता है और तभी दोनों एक दूसरे के ऊपर ब्रीदिंग स्टाइल्स यूज करते हैं। गियोमे यूज करता है स्टोन ब्रीदिंग रैपिड कॉन्क्वेस्ट और कोकोशिबो यूज करता है मून ब्रीदिंग पर्ल फ्लावर्स। जिन अटैक्स का क्लैश बहुत ही भयानक होता है। जिसके बाद कोकोशिबो रिवील करता है कि वो अपनी तलवार को भी रीजनरेट कर सकता है और गियोमे जो कि ये बात नहीं जानता था उसके चेहरे पर एक कट आ जाता है। कोकोशिबो कहता है कि अगर तुम हमें मारोगे भी तब भी हम रीजनरेट कर सकते हैं लेकिन तुम खुद को रीजनरेट नहीं कर सकते। जिसके बाद गुस्से में गियोमे बोलता है कि ये चीज उसने मुजान के लिए बचा कर रखी थी लेकिन तुम मेरी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो। और तभी गियोमे अनलीश करता है उसके डीमन स्लेयर मार्क को। तभी हम देखते हैं इनोस्के और कानाओ को जो कि जेनित्सु और मुराता से मिलते हैं जिन्होंने अभी अभी अपनी फाइट को कंप्लीट करा है। फिर हम देखते हैं मुइचिरो को जो कि अपने एक ही हाथ से अपने अंदर घुसी तलवार को बाहर निकाल लेता है और ये काम करने में उसे बहुत ही ज्यादा दिक्कत आती है लेकिन ऑब्वियसली वो ज्यादा देर तक ऐसे नहीं लटका रह सकता था। मुइचिरो दर्द से करारते हुए जमीन पर गिरता है और एक कपड़ों से अपने वुंड्स को बांध लेता है। मुइचिरो जानता था कि ऐसी हालत में वो ज्यादा काम नहीं आएगा लेकिन जो भी मदद उससे हो सकेगी वो अपना बेस्ट देगा। ये सोचकर वो अपनी तलवार उठाता है और फाइट की तरफ भागने लगता है कि तभी उसे दिखता है गेन्या जो कि मुइचिरो से कह रहा था कि क्या तुम मुझे कोकोशिबो के बाल उठाकर दे सकते हो जो कि जमीन पर पड़े हुए हैं जिन्हें खाकर गेन्या रीजनरेट कर सकता है और वो भी इस फाइट में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता है। जिसके बाद हम देखते हैं गियोमे और कोकोशिबो के फेस ऑफ को जहाँ पर कोकोशिबो कहता है कि तुमने भी अपना मार्क अवेकन कर लिया। कोकोशिबो कहता है कि दिखने से तो तुम 27 साल के लगते हो और जो भी इंसान मार्क अनलॉक करता है वो 25 साल से ज्यादा नहीं जी पाता।
और अपने इतने ज्यादा एक्सपीरियंस से कोकोशिबो बता सकता है कि गियोमे 24 घंटे के अंदर अंदर मारा जाएगा। कोकोशिबो कहता है कि तुमने इतनी ज्यादा मेहनत करी, अपनी बॉडी को इतना ज्यादा रिफाइन बनाया, लेकिन क्या मतलब सिर्फ 27 साल की उम्र में डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक करने से तुम मारे जाओगे और तुम्हारा सारा टैलेंट और पावर वेस्ट हो जाएगा। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें और ज्यादा जीना चाहिए?